नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 करेंगे। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पंचवर्षीय योजना पढ़ी थी, उसी को ही कंटिन्यू हम यहाँ पर करने वाले हैं। सो अगेन 5 ईयर प्लान कंटिन्यू है। पहला प्लान पार्ट 1 में पढ़ा था, दूसरे प्लान से लेकर के 8वें प्लान तक हमने पार्ट 2 में पढ़ लिया था, और यहाँ 9वें से लेकर के 12वां जो पंचवर्षीय योजना है उसको हम पार्ट 3 यानी इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 9th प्लान की हम यहाँ पर बात करेंगे। द 9th प्लान 1997 से 2002 वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग एंड ओवरऑल स्लो डाउन in the economy caused by the South East Asian financial crisis 1996-1997। तो जो 9वां प्लान था वो इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा था। इकोनॉमिक स्लोडाउन 1997 से 2002 के बीच में जब इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा था उस समय जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। और ये स्लोडाउन इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लोडाउन क्यों थी? क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुकी थी। द प्लान with the general character of indicative planning not only aimed an ambitious high growth rate 7% but also attempted to steer itself toward the time bound social objectives। तो ये जो प्लान था उसमें कोशिश क्या की गई कि बहुत अच्छी ग्रोथ लाई जाए, 7% के रेट से हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, ये कोशिश की गई। और साथ ही साथ में सोशल ऑब्जेक्टिव को भी टाइम बाउंड मैनर में पूरा करने की कोशिश की गई। समाज का भी भला टाइम बाउंड मैनर में करने की बात यहाँ पर की गई थी। देयर वाज अ फोकस ऑन 7 डेजिग्नेटेड बेसिक मिनिमम सर्विसेज BMS। 7 सर्विसेज को बेसिक मिनिमम सर्विस माना गया जिनको नागरिकों को जरूर दिया जाना चाहिए, विथ एक्स्ट्रा सेंट्रल असिस्टेंस फ्रॉम दीज सर्विसेज इन ऑर्डर टू अचीव इंटायर पॉपुलेशन कवरेज इन अ टाइमली वे। मतलब सेंट्रल का असिस्टेंस भी यहाँ पर लिया जाएगा ताकि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को ये जो 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज हैं उसको पहुँचाया जा सके, उनको कवरेज दिया जा सके। 7 सर्विसेज कौन सी हैं? द BMS इंक्लूडेड सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ की सर्विसेज मिलनी चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन किया जाना चाहिए, पब्लिक हाउसिंग असिस्टेंस टू द होमलेस पुअर फैमिलीज दिया जाना चाहिए, यानी कि गरीब लोगों के लिए घर बनवाना है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द चिल्ड्रन, बच्चों को न्यूट्रिशन का सपोर्ट देना है, सभी गाँवों को कनेक्टिविटी देनी है, सभी हैबिटेट को कनेक्टिविटी देनी है, स्ट्रीम लाइनिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको भी लाइन पर लाना है। ये 7 जो है बेसिक मिनिमम सर्विसेज थी जो नागरिकों को प्रोवाइड करने की बात की गई। ठीक है। द इशू ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन बिकम द टॉप प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। फिजिकल कंसोलिडेशन की बात जो है पहली बार यहाँ पर की गई है। फिजिकल कंसोलिडेशन यानी वित्तीय समावेशन की बात की गई कि सभी को जो है फाइनेंशियली जो है जो पैसा है वो सब में बटे, कुल मिला करके जनता में हर किसी को इसका फ़ायदा मिले, यही इसका उद्देश्य था। ठीक है। 10th प्लान की अगर हम बात करें तो 10th प्लान जो है 2002 से 2007 तक चला है। बिगेन विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इंगेजमेंट इन पॉलिसी फॉर्मेशन, यानी कि जो प्लान बनाया जाता था, कौन बनाता था? प्लानिंग कमीशन बनाता था। उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की होती थी। प्लानिंग कौन करता था? प्लानिंग कमीशन। इम्प्लीमेंट कौन करता था? NDC। लेकिन 10वें प्लान में NDC को पॉलिसी फॉर्मेशन में भी जो है रोल दिया गया, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्लानिंग में भी मदद कर रहा है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में नहीं, प्लानिंग करने में भी मदद करना शुरू किया 10वें प्लान में। ठीक है। सेवरल क्रिटिकल मेजर्स वर डन थ्रू आउट द प्लान इंडिकेटिंग अ शिफ्ट इन द गवर्नमेंट्स प्लानिंग पॉलिसी माइंडसेट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ व्हिच आर, मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयास किया गया। क्या क्या करने का प्रयास किया गया? डबलिंग पर कैपिटल इनकम इन 10 ईयर, यानी 10वें प्लान में ये कहा गया कि हर व्यक्ति की जो पर कैपिटल इनकम जिसे बोलते हैं उसे 10 साल में डबल करना है। एक्सेप्टिंग दैट द हायर ग्रोथ रेट आर नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। यहाँ पर यह भी कहा गया कि सिर्फ हाई ग्रोथ रेट से काम नहीं बनेगा, बल्कि जो अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं तो उससे लोगों की ज़िंदगी में भी सुधार होना चाहिए, ये भी कहा गया। फॉर द फर्स्ट टाइम द प्लान वेंट टू सेट द मॉनिटरेबल टारगेट्स फॉर 11 selected indicators
ऑफ डेवलपमेंट फॉर द सेंटर एज वेल एज स्टेट। तो इस मतलब जो है 10वें पंचवर्षीय योजना में पहली बार ऐसा किया गया कि जो टारगेट दिए गए वो मॉनिटरेबल टारगेट्स दिए गए, मतलब एक मॉनिटरिंग की जा सके। जैसे हमने कहा कि आपको पूरे साल में 10 सड़कें बनानी है, लाइक दैट। तो ऐसा मॉनिटरेबल टारगेट दिया गया और उसके लिए 11 सेलेक्टेड इंडिकेटर्स थे डेवलपमेंट के, वो चाहे राज्य सरकार के लिए हो चाहे केंद्र सरकार के लिए। तो इन 11 इंडिकेटर्स के आधार पर मॉनिटरिंग की जाती है कि इन 11 इंडिकेटर में तुमने टारगेट अचीव किया या नहीं किया। गवर्नेंस वाज कंसिडर्ड ए फैक्टर फॉर डेवलपमेंट। यहाँ पर ये माना गया कि डेवलपमेंट के लिए गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो गवर्नेंस भी जरूरी है, यानी कि सरकार का जो सिस्टम होता है वो सही से चले, ये भी जरूरी है। स्टेट्स रोल इन प्लानिंग टू बी इंक्रीज्ड विद द ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRIs, यानी कि प्लानिंग में राज्य सरकारों का भी रोल बढ़ाना है। किसके थ्रू? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। पॉलिसी and institutional reform in each sector, that is reform in the PSUs, legal reform, administrative reform, labor reform। मतलब यहाँ पर बात की गई कि पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए जाने चाहिए हर सेक्टर में, चाहे वो PSU हो, चाहे मतलब कोर्ट कचहरी हो, लीगल रिफॉर्म करने हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करनी हो, चाहे लेबर सेक्टर का रिफॉर्म हो, सभी सेक्टर्स में रिफॉर्म की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लेयर्ड एज प्राइमरी मूविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइमरी मूविंग फोर्स डिक्लेयर किया गया। इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन द सोशल सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह पर ज़्यादा जोर दिया गया। यहाँ पर रिलेवेंस बिटवीन द प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड प्लानिंग एम्फेसाइज्ड, मतलब जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म और प्लानिंग के बीच में जो रिलेशनशिप है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया कि भाई जितने अच्छे इकोनॉमिक रिफॉर्म होंगे उतनी ही अच्छी तरीके से प्लानिंग की जा सकेगी, या प्लानिंग अच्छी होगी तो इकोनॉमिक रिफॉर्म अच्छे होंगे, लाइक दैट। ये सारी बातें यहाँ पर कही गई, ठीक है। तो 10th प्लान की अगर हम बात करें तो 10th प्लान पहला प्लान था 2002 से 2007 के बीच में चला, जिसने NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को भी प्लानिंग की प्रक्रिया में शामिल किया, इनको भी इंगेज किया। इसमें जो सजेशन दिए गए 10वें प्लान में, पर कैपिटा इनकम को 10 साल में डबल किया जाएगा। जैसे मोदी सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल करेंगे, उसी तरीके के यहाँ पर भी टारगेट रखे गए। ओके, उसके बाद में हायर ग्रोथ रेट तो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसका प्रभाव लोगों की ज़िंदगी पर भी पड़ना चाहिए, उनकी जो है लाइफ में भी प्रभाव आना चाहिए, ये भी इंश्योर करने की बात यहाँ पर की गई है। पहली बार जो है 11 इंडिकेटर्स, सेलेक्टेड इंडिकेटर्स लिए गए। 11 इंडिकेटर्स के आधार पर मॉनिटरेबल टारगेट से दिए गए, जिनको मॉनिटर किया जा सकता है, राज्य सरकारों का भी और केंद्र सरकारों का भी। गवर्नेंस को भी डेवलपमेंट का एक फैक्टर कंसिडर किया गया। राज्य सरकारों का भी रोल बढ़ाने की बात की गई प्लानिंग में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। उसके बाद में हर एक सेक्टर में पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात की गई, चाहे वो PSU हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, चाहे लीगल रिफॉर्म्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो, लेबर रिफॉर्म हो, सभी जगहों पर रिफॉर्म्स की बात की गई। एग्रीकल्चर सेक्टर को डिक्लेयर कर दिया गया प्राइम मूविंग फोर्स के तौर पर ऑफ इकोनॉमी, मूविंग फोर्स के तौर पर PMF कहा गया। ध्यान रखें कि 10वें में ही एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ इकोनॉमी कहा गया। उसके बाद में सोशल सेक्टर पर भी जोर दिया गया, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह हो गया, इन सब पर भी जोर दिया गया। और साथ ही साथ में इकोनॉमिक रिफॉर्म और प्लानिंग में रिलेवेंस क्या है उस पर भी बात की गई, ठीक है। अब आता है 11वां प्लान, कौन सा फ्रेंड्स? 11th प्लान। द प्लान कॉल फॉर 10% ग्रोथ रेट एंड एम्फेसाइजेज द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। जो ये 11वां प्लान था उसने 10% इकोनॉमी की ग्रोथ 10% से हो इसकी बात की, और इंक्लूसिव ग्रोथ के आइडिया पर जोर दिया। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी ऐसी ग्रोथ जिसमें सबका भला हो। 10% से हमारी इकोनॉमी बढ़े और इंक्लूसिव ग्रोथ हो, इस पर बात की। प्लानिंग कमीशन एक्सप्रेस इट्स वरीज अबाउट मीटिंग द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव इन लाइट ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट इन अप्रोच पेपर। यानी एक अप्रोच का पेपर दिया जो है 11th प्लान के लिए, एक अप्रोच पेपर पब्लिश किया गया प्लानिंग कमीशन द्वारा, और उसमें उसने बताया कि जो भी हमारे ये टारगेट है इनको अचीव करने में परेशानी आ सकती है, क्योंकि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट आया हुआ था, ठीक है। इसके बारे में हम ज़्यादा फ्रेंड डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस इतना काम भर का पढ़ते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। मेजर कंसर्न्स क्या थे? A higher inflation above 6% led to the tightening of the credit policy, forcing lower investment in the economy, which will lower production.
इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, महंगाई ज़्यादा थी, 6% से ऊपर चल रही थी, जिसकी वजह से क्रेडिट पॉलिसी को टाइट कर दिया गया, यानी लोगों को लोन देना कम कर दिया गया। लोन नहीं देंगे, पैसा नहीं जाएगा, पैसा होगा नहीं तो खर्चा करेंगे नहीं तो महंगाई घटेगी, इस उद्देश्य से। लेकिन अब अगर आपने लोन देना बंद कर दिया तो भाई इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा इकोनॉमी में, जिसकी वजह से अब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, लोग उतना चीज़ें प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसा ही नहीं है। अ स्ट्रॉन्गर रूपी इज मेकिंग एक्सपोर्ट अर्निंग श्रिंकिंग फास्ट, मतलब जो हमारी रुपया है वो मजबूत हो रहा है, मजबूत तो हो रहा है, मजबूत होने के नुकसान हो रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट की अर्निंग है वो कम हो जा रही है। कैसे? रुपया मजबूत होने से कैसे? सर ऐसे समझो, $1 अभी 80 रुपये का चल रहा है, बराबर। तो हमने अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट की है, $1 कमाया तो हमने 80 रुपये कमाए, लेकिन रुपया मजबूत हो गया। अब $1 जो है 20 रुपये के बराबर हो गया, 20 रुपये का। कोई चीज़ हमने बेचा $1 का, $1 कमाया तो हमने सिर्फ 20 ही रुपये कमाए। कहाँ 80 कमा रहे हैं, कहाँ 20 कमा रहे हैं, ठीक है। तो अगर डॉलर मजबूत होगा तो जो एक्सपोर्टर हैं उनकी अर्निंग घटेगी। इंपोर्टर के केस में उल्टा है, इंपोर्टर के केस में उल्टा है, लेकिन एक्सपोर्टर का घटता है, ठीक है। इंपोर्टर के केस में क्या होगा, उसको सोचो कि $1 की पेमेंट करनी थी, कोई सामान जो है इंपोर्ट किया, $1 पेमेंट करना है तो अभी 80 रुपये पे करने हैं, और अगर 20 रुपये हो जाए तो सिर्फ 20 ही रुपये पे करने पड़ेंगे इंपोर्टर को, है ना। इंपोर्टर को सिर्फ 20 रुपये देने, अगर रुपया मजबूत हो जाए तो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी कि भाई रुपया मजबूत हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट अर्निंग जो है घट रही थी। कॉस्टलियर फूड ग्रेन एंड अदर प्राइमरी आर्टिकल्स प्लेइंग हवॉक फॉर द पुअर मासेस, मतलब कहने का कि अनाज महंगा हो रहा है, जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, जिसकी वजह से जो हमारे ये गरीब जनता थी उसके लिए परेशानी खड़ी हो रही थी। कॉस्टलियर आयर प्राइसेस बिकमिंग अ बर्डन फॉर द नेशनल एक्सचेकर, जो क्रूड ऑयल है उसका दाम बढ़ा पड़ा है, जिसकी वजह से जो हमारा राजकोष है उसमें से भी पैसा घट रहा है, वो एक बर्डन, एक बाधा का काम ये चीज़ें भी कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 11th प्लान की बात की, तो प्लान में 10% ग्रोथ रेट की बात की गई और इंक्लूसिव ग्रोथ पर जोर दिया गया। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब जहाँ पर सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ना। प्लानिंग कमीशन ने अपना टेंशन दिखाया कि भाई फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट के रहते हुए जो हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं 11 प्लान के, उनको प्लान को अचीव करना मुश्किल होगा। मेजर कंसर्न था कि चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी, 6% से ऊपर चल रही थी, जिसकी वजह से क्रेडिट पॉलिसी को टाइट कर दिया गया था, यानी कि पैसे मार्केट में कम जा रहे थे, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्शन भी कम हो जा रहा था। एक मजबूत रुपया जो है, जो एक्सपोर्ट की अर्निंग थी उसको जो है तेज़ी के साथ में श्रिंक किए दे रहा था, यानी कि जो रुपया मजबूत हो रहा था जिसकी वजह से एक्सपोर्टर की कमाई घट रही थी। फूड यानी अनाज वगैरह महंगा था, सरसों तेल ये सारी जितनी भी चीज़ें थी, फिर तो बेसिक चीज़ें सब महंगी हुई पड़ी थी, जिसकी वजह से गरीब जनता परेशान थी। उसके बाद में जो ऑयल प्राइसेस थे, यानी क्रूड ऑयल यहाँ पर बात की जा रही, क्रूड ऑयल जो था उसका भी दाम बढ़ा हुआ था, जो कि हमारे राजकोष पर कहीं ना कहीं जो हमारा पैसा है, मतलब जो हमारा पैसों का भंडार है उस पर भी कहीं ना कहीं दबाव बना रहा था, ठीक है। बात करनी है अब 12th प्लान की। 12वां प्लान है, ये लास्ट प्लान आता है, उसके बाद में नीति आयोग आ जाता है। द प्लानिंग कमीशन प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट अप्रोच पेपर ऑफ द 12th प्लान 12 से 17 तक, फॉलोइंग द मोस्ट एक्सटेंसिव कंसल्टेशन टू डेट, रिकॉग्नाइजिंग दैट रेजिडेंट्स आर नाउ बेटर इन्फॉर्म्ड एंड विलिंग टू इंगेज। देखिए, मतलब कहने का ये हुआ कि 12वां प्लान जब बनाया गया तो इन्होंने ड्राफ्ट पेपर, अप्रोच पेपर दिया, यानी कि हम क्या करने वाले हैं उसका एक ड्राफ्ट बना करके जनता के सामने पेश किया, क्योंकि उन्हें ये पता था कि अब जो नागरिक है हमारा 2012 और 17 में, वो इन्फॉर्म्ड है, उसको नॉलेज है और वो इंगेज होना चाहता है, अपने देश की तरक्की में भी वो शामिल होना चाहता है। तो एक ड्राफ्ट बना दिया कि भाई जैसे ये रूल्स रेगुलेशन, एक कच्चा चिट्ठा तैयार कर दिया कि हम ये करने वाले हैं। अब अगर आपको कोई सजेशन है तो वो आप बताओ कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया सकता है। जनता की सुनी जाती है, फिर उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन कर दिए जाते हैं। ओके, तो वही बात की गई कि जो है प्लानिंग कमीशन ने एक ड्राफ्ट पेपर दिया, 12वां प्लान 12 से 17 तक के लिए इम्प्लीमेंट करना था, और इसमें काफ़ी सारा एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हुआ। अब तक का जितने भी प्लान आए उसमें सबसे ज़्यादा कंसल्टेशन इसी में हुआ, क्योंकि जनता से भी यहाँ कहीं न कहीं राय मांगी गई। द ड्राफ्ट अप्रोच पेपर आउटलाइंस द प्लान्स मेजर ऑब्जेक्टिव, द प्रॉब्लम इन अटेनिंग देम एंड द ओवरऑल अप्रोच दैट मस्ट बी टेकन टू अकम्प्लिश द स्टेटेड गोल। जो कच्चा चिट्ठा निकाला गया था, ड्राफ्ट पेपर निकाला गया था, उसमें ये बताया गया कि प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या चाहते हैं, उसके बाद में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, जो भी हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करने में, ओवरऑल अप्रोच क्या रहनी चाहिए जिससे हम ये अपना ऑब्जेक्टिव या अपना गोल अचीव कर सकें। ये सारी बातें उस ड्राफ्ट पेपर में लिखी हुई थी।
यहाँ पर बात की गई कि ग्रोथ रेट 9% की जो है इस प्लान में सेट की गई, यानी कि 12वें प्लान में ग्रोथ रेट कितनी रखनी है हमें, तो सर 9% की ग्रोथ रेट रखने की यहाँ पर बात की गई। इससे पहले वाला जो प्लान था 11वां, उसमें 10% का था, इसमें 1% घटा करके 9% का ग्रोथ रेट की बात की गई। इट अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेपिंग अप एफर्ट टू अचीव 4% ऑफ एवरेज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर over the plan period, with the food grain growing at around 2% per year and non-food grains, particularly horticulture, livestock, dairying, poultry, fisheries, rising at 5 to 6%। मतलब कहने का 5 वर्ष में 2012 से 17 के बीच में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 4% के रेट से बढ़ेगा, ठीक है। फूड ग्रेन में 2% की बढ़ोतरी होनी चाहिए और नॉन फूड ग्रेन में 5 से 6% की बढ़ोतरी होनी चाहिए ईयरली बेसिस पर, ऐसा यहाँ पर टारगेट रखा गया। ध्यान रखें यहाँ पर जो ये बात की गई 9% जो है ग्रोथ रेट की, ये किसकी है, पूरी इकोनॉमी की है। 9% ग्रोथ रेट पूरी इकोनॉमी की है। 4% सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर में अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो 104 रुपये कमाने का टारगेट, अगले साल 104 का 4% और बढ़ करके। फूड ग्रेन यानी अनाज के क्षेत्र में 2% बढ़ोतरी की जरूरत है और नॉन फूड ग्रेन क्षेत्र यानी कि जैसे बागवानी हो गई, जानवरों को रखना, डेयरी लगाना, मुर्गी पालन, मछली पालन, इन सब में 5 से 6% की ग्रोथ की रेट उम्मीद करी गई हर साल, ठीक है। हाइलाइटर हायर एग्रीकल्चरल ग्रोथ वुड नॉट ओनली ब्रिंग ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक गेन टू द रूरल पीपल बट इट वुड आल्सो असिस्ट दम लिमिट इन्फ्लेशनरी प्रेशर दैट माइट अकर इफ हायर लेवल ऑफ ग्रोथ आर टाइड विदाउट इक्विवेलेंट इंक्रीज इन द डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़। मतलब इन्होंने ये कहा कि अगर ज़्यादा एग्रीकल्चरल ग्रोथ होगी तो पहली बात तो उससे जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको इकोनॉमिक गेन्स होंगे, उनको इकोनॉमिकली मदद मिलेगी, इकोनॉमिक गेन करेंगे, वो पैसा कमाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हमने बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रोथ कर दी, इन्होंने कहा कि भाई अगर हम जो है बहुत हाई लेवल की ग्रोथ करते हैं, बहुत तेज़ी के साथ अगर हम ग्रो करते हैं और उसके हिसाब से फूड प्रोडक्शन हमारा नहीं बढ़ता है तो महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। महंगाई बढ़ जाएगी, आबादी बढ़ेगी, कमाई बढ़ेगी, है ना। हायर लेवल ग्रोथ करेंगे, अगर हम तेज़ी से कमाई करेंगे तो सीधी सी बात है अगर उतना फूड नहीं रहेगा, जैसे हमारे पास में सोचिए जो है कि सब लोग कमाना शुरू कर दें, अच्छा खासा कमाने लगें और अनाज ना रहे तो कितने भी महंगे में अनाज खरीदना पड़े खरीदेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो उसी बात को यहाँ पर कहा गया है। इट सजेस्ट दैट द की फ्लैगशिप प्रोग्राम्स दैट वर सिग्निफिकेंट इन फोस्टरिंग इंक्लूजन इन द 11th प्लान बी कैरीड ओवर द 12th प्लान। तो भाई इन्होंने कहा कि 11वें प्लान में जो चीज़ें चल रही थी जिनसे फ़ायदा हो रहा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे, 12वें प्लान में भी उन प्रोग्राम्स को लागू रखेंगे, ओके। अकॉर्डिंग टू द प्लान मीटिंग द एनर्जी डिमांड्स ऑफ द रैपिड ग्रोथ विल बी सब्सटेंशियल इशू सिंस दीज नीड मस्ट बी एड्रेस्ड इन एन इन्वायरमेंट वेयर लोकल एनर्जी प्राइसेस आर कंस्ट्रेंड एंड इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस आर हाई एंड एंटिसिपेटेड टू राइज फर्दर। तो इस प्लान ने ये भी कहा कि भाई जो ग्रोथ हो रही है तो हमारी एनर्जी की डिमांड भी बढ़ेगी। एनर्जी की अगर डिमांड बढ़ेगी तो रैपिड ग्रोथ होगी तो एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। एनर्जी की डिमांड एक परेशानी का सबब बनेगी हमारे लिए, क्योंकि लोकल जो एनर्जी के प्राइसेस हैं वो बाधा बनेगी, क्योंकि एक हद से ज़्यादा लोकल एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं किया सकता है। और अगर हम इंटरनेशनल स्तर से एनर्जी लेंगे तो उसका दाम हाई है और आगे बढ़ने की बात हो रही है। ध्यान रखें एनर्जी का मतलब सिर्फ बिजली नहीं है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और सोलर पावर हो गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, कोयला हो गई, ये सारी चीज़ें एनर्जी डिमांड में आती है। तो वही बोल रहा है कि जो हमारे लोकल एनर्जी हैं, लोकल एनर्जी में समस्या है, हमारे पास उतना कोयला नहीं है, हमारे पास में उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस हो रही है, हमारे पास ऑयल के संसाधन तो खैर हैं ही नहीं, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और अगर हम विदेश से वही एनर्जी लेंगे तो उसके दाम ऑलरेडी हाई हैं और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये भी यहाँ पर एक कंसर्न रखा गया कि भाई एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए दिक्कत होगी, ठीक है। इन ऑर्डर फॉर GDP टू इंक्रीज एट 9%, कमर्शियल एनर्जी सप्लाई मस्ट ग्रो एट द पेस ऑफ 6.5% टू 7% पर ईयर। मतलब बोल रहे हैं कि अगर 9% का GDP ग्रोथ चाहते हो, GDP में 9% की ग्रोथ चाहते हो तो जो कमर्शियल एनर्जी है उसकी सप्लाई भी हर साल 6.5 से 7% बढ़नी चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब है भाई, देखो जैसे पहले गांव में 10 घर थे, अब अगर 50 घर हो गए हैं तो भाई 10 घर में लाइट जलती थी, 50 घरों में लाइट जल रही, तो इसका मतलब सरकार को और ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। वही बात बता रहा है कि भाई अगर 9% GDP बढ़ाना चाहते हो तो तुमको जो कमर्शियल एनर्जी है उसके लिए भी प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज इंडियाज इंटरनल
एनर्जी सप्लाईज आर लिमिटेड, इट रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स विल ग्रो। क्योंकि हमारे जो इंटरनल एनर्जी की सप्लाई है भाई देश के अंदर में वो लिमिटेड है, कोयला बिजली जो भी है ना, वो लिमिटेड है। ऐसे में हमारा इंपोर्ट जो है वो बढ़ेगा, सीधी सी बात, हम दूसरे देशों से ज़्यादा तेल लेंगे। पेट्रोलियम इंपोर्ट डिपेंडेंसी हैज़ ऑलवेज बीन हाई एंड इट इज़ एंटिसिपेटेड टू रीच 80% इन द 12th प्लान। बताओ, मतलब पेट्रोलियम की इंपोर्ट करने पर हम पूरी तरह से निर्भर हैं और ये 80% पेट्रोलियम हम खरीदेंगे बाहर से। 12वें प्लान में ऐसी स्थिति बनने वाली है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, रशिया वगैरह से हो गया, ईरान हो गया, इन सभी देशों से। इवन इन केस ऑफ कोल import dependency is expected to expand as the thermal generation grows, necessitating close supply that cannot be provided entirely by the domestic miners। मतलब इन्होंने कहा स्थिति ऐसी है कि कोयला तो हमारे देश में होता है, कोयला तो हमारे देश में प्रोड्यूस होता है, झारखंड वगैरह में होता है, लेकिन फिर भी अगर थर्मल जनरेशन, बिजली का थर्मली हम जनरेट करना बढ़ाएंगे तो ऐसे में कोयले की सप्लाई के लिए भी हमें इंपोर्ट पर निर्भर होना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकल स्तर पर जितने भी कोयला प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। इट emphasizes द importance ऑफ डेवलपिंग अ comprehensive वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एम्ड एट मोर इफिशियंट वाटर कंजर्वेशन एज वेल एज वाटर यूजेज इफिशियंसी नोटेबली इन एग्रीकल्चर। तो 12वें प्लान में जोर दिया गया, मेरे ख्याल से पहली बार है जब वाटर मैनेजमेंट की यहाँ पर बात की गई कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा पानी का दुरुपयोग हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए, वाटर को कंजर्व कैसे किया जाए, इन सब बातों को भी यहाँ पर बताया गया। इट कंटेंट्स दैट न्यू लैंड एक्विजिशन लॉ इज रिक्वायर्ड, स्ट्राइकिंग एन एडिक्वेट बैलेंस बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स फॉर इक्विटेबल कंपनसेशन टू पीपल हुज लैंड इज परचेज एंड हुज लाइवलीहुड इज अफेक्टेड। यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कहती है कि भाई हमें नए तरीके के लैंड एक्विजिशन लॉ लाने पड़ेंगे। अगर किसी की ज़मीन अधिग्रहण कर रही है सरकार तो उसके लिए नए नियम लाने पड़ेंगे ताकि एक बैलेंस बनाया जा सके कि जिन लोगों की ज़मीन हम अपने अधिग्रहण कर रहे हैं उनको पर्याप्त मात्रा में कंपनसेशन मिल सके ताकि उनकी जो है लाइवलीहुड ज़्यादा प्रभावित ना हो। सोचो कि सरकार ने डैम बनाना है, 31 गांव जो है अधिग्रहण कर लिया है, 31 विलेजेस। अब सोचो कि जहां आपकी 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी के लोग जिस घर में रहते आए हैं वो अब रहेगा ही नहीं, आपको कहीं नई जगह जा कर के बसना है, नई जगह जा कर के बसना है। ऐसे में अगर आपको जो मान लीजिए आपका 10 बीघे 5 बीघे जो भी खेत गया उसका पर्याप्त अगर पैसा नहीं मिलेगा तो आप नई जगह पर बस कैसे पाएंगे। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है भाई कि पर्याप्त जो है कंपनसेशन दो, इसके लिए नए रूल्स रेगुलेशन लेकर आओ। It maintains that health, education and skill development will continue to be priority area in the 12th plan and that enough resources must be allocated to these sectors। ठीक है, तो यहाँ पर जोर दिया गया कि भाई जो हेल्थ है, एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, इन पर प्रायोरिटी हमको देते रहना होगा 12वें प्लान में, और पर्याप्त रिसोर्सेज यानी पर्याप्त पैसा जो है इन क्षेत्रों में हमें एलोकेट करने की ज़रूरत है। इट प्रपोज्ड फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर फैसिलिटी। यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ केयर फैसिलिटी की बात की गई कि हेल्थ केयर की फैसिलिटी सभी लोगों को अवेलेबल रहे, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। रिकॉग्नाइज दैट अचीविंग 9% ग्रोथ विल नेसेसिएट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर डेवलपमेंट, नोट्स दैट ग्रेटर मोमेंटम टू पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड public private partnership in infrastructure sector must be imparted so that the current infrastructure shortage can be addressed early। मतलब इनका कहने का ये है कि यहाँ पर बात की गई कि अगर 9% की जीडीपी की ग्रोथ या इकोनॉमी की ग्रोथ चाहते हो तो ऐसे में बहुत सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के डेवलपमेंट में लगाना पड़ेगा। बहुत सारा पैसा कहाँ लगाना पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के डेवलपमेंट में, ताकि जो है जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसको बढ़ावा दिया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, ताकि जो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कमी चली आ रही है उसको जो है एड्रेस किया सके, उस इश्यू को रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, असेसमेंट ऑफ 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान का यहाँ पर हम असेसमेंट करेंगे। देखिए, तो हमने 12वें 5 ईयर प्लान में क्या क्या देखा था? 12वें 5 ईयर प्लान में हमने देखा कि पहली बार हुआ कि ड्राफ्ट अप्रोच पेपर पब्लिश किया गया, यानी 12वें प्लान लाने से पहले एक कच्चा पेपर यानी कि रफ पेपर पब्लिश किया गया, जिसमें 2012 से 17 में हम क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में बात की गई। तो यहाँ कंसल्टेशन जनता से बहुत हुआ, क्योंकि ये माना गया कि भाई जनता अब जागरूक हो चुकी है और वो भी इंगेज होना चाहती है। ड्राफ्ट अप्रोच पेपर था, उसमें बताया गया कि प्लान के मेजर ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाले हैं और उनको अटेंड करने में क्या प्रॉब्लम आने वाली है,
और क्या अप्रोच होनी चाहिए ताकि हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। इसमें जनता की राय मांगी गई। यहाँ पर जो है बात की गई कि ग्रोथ रेट 9% का रखना है। उसके बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर 4% के रेट से, फूड ग्रेन का मामला 2% के रेट से और नॉन फूड का मामला 5 से 6% के रेट से बढ़ना चाहिए। हायर एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है हायर एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो आम जनता के, जो गरीब लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनके पास पैसे तो लाएगा ही, इकोनॉमिक गेन तो उनको होगा ही होगा। साथ ही साथ में अगर हमारी इकोनॉमी तेज़ी के साथ बढ़ती है और हमारे पास में फूड नहीं रहेगा तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में डोमेस्टिक प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की भी ज़रूरत की गई है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो भी अच्छी स्कीम्स थी उनको 12वीं पंचवर्षीय योजना में एज इट इज़ लागू रखने की बात भी कही गई। इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना एनर्जी डिमांड्स की भी बात करती है कि भाई अगर हम तेज़ी के साथ ग्रोथ करेंगे तो हमारी एनर्जी की डिमांड भी जो है, यानी कि बिजली, कोयला, डीजल, पेट्रोल, इनकी ज़रूरतें भी बढ़ेंगी फैक्ट्रियों वगैरह में, गाड़ियों वगैरह में। तो ऐसे में हम अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोकल स्तर पर हमारे पास जो एनर्जी है वो लिमिटेड है और अगर हम विदेशों से एनर्जी लेंगे तो वहाँ प्राइस हाई है और जो कि और बढ़ने की उम्मीद है। तो यही बोला गया कि भाई अगर 6% जीडीपी की इंक्रीज चाहते हो तो कमर्शियल एनर्जी को 7% पर ईयर के हिसाब से भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारी इंटरनल एनर्जी की सप्लाई लिमिटेड है, ऐसे में हमारा इंपोर्ट पर जो निर्भरता है वो बढ़ेगी, ठीक है। और ये भी कहा गया कि जो हमारी पेट्रोलियम में इंपोर्ट कितना करते हैं सर, तो 20% केवल हमारे यहाँ पर होता है, बाकी 80% हम विदेशों से इंपोर्ट ही करते हैं, खरीद करके लाते हैं। कोयले के केस में कोयला हमारे यहाँ होता ज़रूर है, लेकिन अगर हम थर्मल पावर जनरेशन बढ़ाएंगे तो ऐसे में जो लोकल कोयले की सिचुएशन है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगी। मतलब क्या है, जितना कोयला हमारे देश में प्रोड्यूस होता है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा, तो इसको भी हमें कोयला भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जोर दिया गया कि भाई जो है वाटर कंजर्वेशन, वाटर यूजेज की इफ़िशियंसी बढ़ाने की भी बात की गई, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके बाद में नए लैंड एक्विजिशन लॉ बनाने की बात की गई ताकि एक बैलेंस बनाया जा सके। जिस भी व्यक्ति की ज़मीन आप एक्वायर करते हैं उसको पर्याप्त कंपनसेशन दीजिए ताकि उसकी ज़िंदगी ज़्यादा प्रभावित ना हो। उसके बाद में यहाँ पर मेंटेन किया जाता है हेल्थ को, एजुकेशन को, स्किल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी सेक्टर माना गया और इसके लिए पर्याप्त पैसे एलोकेट करने की भी बात की गई। यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए भी प्रपोजल दिया गया। उसके बाद में 9% ग्रोथ रेट जो है नेसेसिएट करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ठीक ठाक डेवलपमेंट की ज़रूरत है और इसमें पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कमियां हैं उसको दूर किया जा सके, ठीक है। बात करते हैं असेसमेंट ऑफ 5 ईयर प्लान परफॉर्मेंस। जो 5 ईयर प्लान परफॉर्मेंस है उनका असेसमेंट हम करेंगे। वैसे तो इन्होंने बुक में सारे 5 ईयर प्लान का असेसमेंट किया हुआ है, लेकिन मैं वो सारा डेटा पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि ये याद रखवाना कि हमने टारगेट रखा था 2.2% का और हमने अचीव किया 1.8%, मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो हम बस केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट करके चले जा रहे हैं, उसके आगे का कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे फ्रेंड्स, ओके। तो टू रिकैप, द फंडामेंटल गोल ऑफ इंडियाज़ 5 ईयर प्लान्स वाज टू रेज नेशनल इनकम एज वेल एज पर कैपिटा इनकम। तो अगर हम देखें 5 ईयर पंचवर्षीय योजना जो लाई गई थी उसका उद्देश्य था नेशनल इनकम को बढ़ाना, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना। 7 ऑफ द 12 5 ईयर प्लान्स एक्सपीरियंस लोअर ग्रोथ रेट देन एक्सपेक्टेड। 12 में से 7 प्लान ऐसे थे जिन्होंने जितना ग्रोथ रेट उम्मीद की थी उससे कम ही ग्रोथ करी है। अगर हमने टारगेट 7% का रखा तो हम हार्डली 5.65% ही अचीव कर पाए, और ऐसा 12 पंचवर्षीय योजनाओं में से 7 पंचवर्षीय योजनाओं में हुआ, यानी जो हमने चाहा वो हमें अचीव हुआ ही नहीं, ओके। ग्रोथ रेट वर मॉडेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डिकेड ऑफ प्लानिंग बट देन पिक्ड अप, यानी कि शुरू के 30 वर्षों तक जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत कम थी, लेकिन वो धीरे से बढ़ी, आगे चल करके जो है 30 साल बाद ये लगभग बढ़ती है। मैसिव इन फ्लक्चुएशन वर अनदर एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ स्टोरी, मतलब ग्रोथ तो हम कर रहे थे लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत था, कभी ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कभी बहुत धीरे बढ़ रहे हैं, लाइक दैट। निगेटिव पर कैपिटा इनकम ग्रोथ हैज रिकॉर्डेड इन द टाइम सच एज 1971-72, 1991-92। पर कैपिटा इनकम निगेटिव रिकॉर्ड की गई 1971-72, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है। 1991-92 वही 1990 में जो क्राइसिस आई थी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में किए गए थे जुलाई में, ठीक है। एग्रीकल्चर ग्रोथ हैज़ इंडीड बीन हाईली वोलेटाइल ड्यू टू द चेंज इन इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो भी वोलेटाइल थी, वो भी पर्याप्त नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इन्वायरमेंट में कभी सूखा है, कभी बारिश है, कभी बाढ़ है, ये प्रॉब्लम चली थी। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में हुई थी।
एंड द गवर्नमेंट्स एफर्ट टू प्रमोट एग्रीकल्चर वाया डिफरेंट प्रोग्राम्स हैव वर्कड स्प्लेंडली इन कंट्री, ठीक है, फॉर द कंट्री। मतलब सरकार ने जो हरित क्रांति करवाई 1960 के दौरान में, और उसके बाद में सरकार का जो प्रयास था एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्राम बनाए गए थे वो अच्छा परफॉर्मेंस दिए, उन्होंने कंट्री को आगे बढ़ाया। Today, India has not only attained self-sufficiency in food grains production, but also a leading exporter of many agricultural products। मतलब आज स्थिति हमारी ऐसी है कि हम सिर्फ अनाज उगा नहीं रहे अपने लिए पर्याप्त, बल्कि हम कुछ अनाज को बेच भी रहे हैं, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम बेच भी रहे हैं विदेशों में। विद द एक्सपेंशन ऑफ द आयरन एंड स्टील, मशीन टूल्स एंड हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इंडिया हैज़ मेड मेजर स्ट्राइड टुवर्ड्स कैपिटल इक्विपमेंट सेल्फ सफिशिएंसी। लोहा और स्टील का उद्योग जैसे बढ़ा, मशीनरी टूल बनाए गए, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, जिसकी वजह से अब हम कैपिटल इक्विपमेंट में सेल्फ सफिशिएंट हो, यानी कि हमें किसी तरीके का इक्विपमेंट जो है मशीनरी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम सेल्फ सफिशिएंट है, खुद ही बनाना शुरू कर चुके हैं। इंजीनियरिंग आइटम अकाउंट अब अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, कंट्रीब्यूटिंग फॉर अराउंड 86% ऑफ ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। जो इंजीनियरिंग आइटम है वो इंडिया के एक्सपोर्ट में मेजर हिस्सा रखते हैं, और 86% ऑफ ओवरऑल जितना भी मर्चेंडाइज यानी गुड्स का एक्सपोर्ट होता है, जितना भी गुड्स का एक्सपोर्ट होता है उसमें 86% जो है केवल एक्सपोर्ट किसका होता है, इंजीनियरिंग आइटम का होता है, ठीक है। तो बस यहीं पर ही बात खत्म हो जाती है फ्रेंड्स। इसके बाद में एक पूरी बहुत बड़ी टेबल दी हुई है बुक में, मैंने उसको आपको पढ़ाया नहीं है, ध्यान रखिएगा। बहुत मन हो तो बुक से देख लीजिए, लेकिन उतना याद रख पाना संभव नहीं है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इतना टारगेट रखा था, ये अचीव किया, संभव नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि 12 दूनी 24 डाटा होगा, मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। 12 दूनी 24 क्योंकि 12 जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, टारगेट क्या था और अचीव क्या किया, तो ये बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ असेसमेंट अगर हम बात करें तो देखें तो हमारी पंचवर्षीय योजना आई थी नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए। 12 पंचवर्षीय योजनाओं में से 7 पंचवर्षीय योजना थी जिन्होंने जितनी उम्मीद थी उससे कम ही ग्रोथ रेट दी, ठीक है। शुरू के 30 वर्षों तक, 3 दशक तक ग्रोथ रेट बहुत कम थी, उसके बाद में ये काफ़ी तेज़ी के साथ में ग्रोथ हुई है। निगेटिव पर कैपिटा इनकम भी देखी गई हमारे देश में, निगेटिव पर कैपिटा इनकम ग्रोथ हुई है, यानी निगेटिव हो गई, ग्रोथ हो ही नहीं, निगेटिव में ग्रोथ होनी शुरू हो गई है 1971-72 और 1991-92 के दौरान। इसमें इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और ये 1990 की क्राइसिस का प्रभाव था। एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वोलेटाइल थी, मतलब एक तरफ से ग्रोथ ही नहीं हो रही है, बढ़ रहा है घट रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वहाँ पर थे, बारिश, सूखा, है ना, ये सारी चीज़ें। ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छा काम हुआ था, हरित क्रांति ने 1960 के दौरान अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसके अलावा एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए जो भारत सरकार ने कई सारे प्रोग्राम चलाए, उन सब ने अच्छा काम किया था। इंडिया की आज स्थिति ऐसी कि हम फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है, यानी आत्मनिर्भर है, किसी से कुछ उधार लेने की और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अब एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। उसके बाद में आयरन और जो है स्टील इंडस्ट्री बढ़ी, मशीनरी टूल्स वगैरह और हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री वगैरह हमारे देश में बढ़ी, जिससे हम जो है कैपिटल इक्विपमेंट में सेल्फ सफिशिएंट हुए। उसके बाद में जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसमें 86% जो है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाता है हमारे देश में। बस फ्रेंड्स, यहीं पर अपनी बात ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, होप है आपको पसंद आएगा। थैंक यू।